तकरीबन 3 महीने पहले। बस करो राज, हम पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे बड़ा डर लगता है। रागिनी ने राज की मजबूत बाहों से छूटने की कोशिश की, पर राज कहाँ मानने वाला था। उसने रागिनी को और ज़्यादा भींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बात से रागिनी पिघल गई। उसने राज को बिस्तर पर धकेल दिया और उस पर चढ़ बैठी। फिर वह बोली, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। रागिनी ने राज के पूरे जिस्म पर चुंबनों की बरसात कर दी। फिर वह उस पर अधलेटी सी थी। राज के हाथ में उसकी टी शर्ट आ गई, जिसे उसने एक झटके में उतार दिया। काली ब्रा में रागिनी और ज्यादा सेक्सी लग रही थी। अब राज से रहा नहीं जा रहा था। उन दोनों का इस शहर में अकेलापन इस गर्म माहौल में और भी आग में घी डालने का काम कर रहा था। अब राज और रागिनी बिस्तर पर बिना कपड़ों के एक चादर में लिपटे हुए थे। राज की गर्म सांसें रागिनी की गर्म सांसों से टकरा रही थी। उन दोनों में इश्क और जवानी की खुमारी पूरी तरह चढ़ चुकी थी। रागिनी ने खुद को पूरी तरह राज को सौंप दिया। राज भी उसके जिस्म से खेलने को उतावला था। फिर उन दोनों ने जी भर कर प्यार किया और थोड़ी देर जब तन की ज्वाला शांत हुई तब उन्हें अजीब सी खुशी मिली। पर आज मामला बिगड़ चुका था। राज अपने पिता पंडित दीनानाथ के सामने खड़ा था। साथ में उसकी माँ कांता देवी भी मौजूद थी। कब से चल रहा था ये सब? शर्म नहीं आई तुझे किसी की आबरू की धज्जियां उड़ाते हुए? गुस्से से उबलते हुए पंडित दीनानाथ अपने गुस्से पर काबू न रख पाए और एक जोरदार चांटा राज के गाल पर चढ़ दिया। राज अभी घर में घुसा ही था कि उसका पिता से सामना हो गया था। गाल पर उभर आई पिता के हथेली की छाप को सहलाते हुए राज दर्द और बेइज्जती से करा उठा। उसकी आंखें गीली जरूर हो गई थी, लेकिन आंखों में उभरते हुए एक विद्रोह साफ दिखाई दे रहा था। शांति से बात करो जी, बच्चा नहीं रहा है। अब 2 पैसे खुद कमाने लगा है, उसकी अपनी भी इज्जत है। अब तक चुप खड़ी कांता देवी जवान बेटे को तिलमिलाते देख चुप न रह सकी। तुम्हारे लाड प्यार ने ही बिगाड़ दिया है इसे। अब जब ये बात बाहर उठने लगेगी तब मुंह पर लगी कालिक पोंछने कोई नहीं आएगा। पंडित दीनानाथ अभी भी गुस्से में उबल रहे थे। पहले पूरी बात तो जानो, इससे भी तो पूछो कि मसला क्या है, रमाशंकर ने कहा और उसे आपने पत्थर की लकीर मान लिया। कई बार सुनी सुनाई बातें गलत भी होती हैं। कांता देवी ने अपने बेटे का पक्ष लेते हुए पति को टोका। रमाशंकर भला अपनी ही बेटी को लेकर इतनी घिनौनी बात क्यों करेगा? सारी गलती इसी की है। पंडित दीनानाथ एक बार फिर से अपना हाथ उठाने जा रहे थे, लेकिन अचानक राज ने उनका उठता हुआ हाथ रोक लिया। देखा, लग गई ना बड़े शहर की हवा इसे भी। अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है। पंडित दीनानाथ बेइज्जती से दिल मिला उठे। माफी चाहता हूँ पापा, पर मैं चुप हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सारा कसूर मेरा ही है। रमाशंकर अंकल की बात में झुठला नहीं रहा हूँ। उन्होंने आपको जो भी कहा है वह सब सही है, पर जो कुछ भी हुआ उसमें रागिनी की भी रजामंदी थी। अब तक चुप रहे राज ने अपना मुंह खोला। गलती तेरी कैसे हो सकती है? गलती तो हमसे हुई जो तुझे पढ़ने और फिर नौकरी करने इतने बड़े शहर में अकेले भेजा। अब खुद गलती करके कितनी बेशर्मी से रमाशंकर की बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। यही संस्कार दिए थे तुझे? बात संस्कारों की नहीं है पापा। मैं और रागिनी आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अपने पिता की बात का जवाब देते हुए राज ने सच्चाई जाहिर की। राज की ये बात सुनकर अब तक गुस्से से कांप रहे पंडित दीनानाथ चुप होकर पास रखी कुर्सी पर बैठ गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही पूना में एक नामी कंपनी का जॉब ऑफर मिलने पर राज पिछले 2 सालों से अहमदाबाद का आंगन छोड़कर पूना में ही था।
उसके साथ पढ़ रही रागिनी भी अहमदाबाद से थी और पूना में जॉब ऑफर पाकर बतौर पीजी रह रही थी। कांता देवी और पंडित दीनानाथ पूना आते जाते रहते थे। राज ने 2 कमरे का एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। एक ही शहर में परिवार से दूर अकेले रहते हुए राज शुरू में रागिनी की खबर फोन पर पूछ लिया करता था। फिर ये सिलसिला वीकेंड में एक कप कॉफी से हुआ था, डिनर में बदलने लगा। फिर तो अक्सर राज और रागिनी आपस में मिलते रहते थे। राज रागिनी की हर जरूरत का ध्यान रखता था। आपस में मिलते हुए दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। इस बात की खबर तो दोनों को तब लगी जब हफ्ते के बाकी दिनों मिले बिना रहना मुश्किल महसूस होने लगा। जब भी राज के मम्मी पापा पूना आते, राज रागिनी से एक सीमित अंतर बना के रखता। वैसे उनके पूना आने की वजह राज को शादी के लिए मनाने की ही होती थी। राज अब तक हर बार एक या दूसरा बहाना बनाकर उनकी बात को बड़ी ही आसानी से टाल जाता था, लेकिन आज रात को जब बिना बताए आकर पंडित दीनानाथ ने अपना गुस्सा उस पर उतारा तो उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। मजाक समझ रखा है क्या शादी को? पंडित दीनानाथ ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीमे से कहा। कांता देवी अब भी चुप ही थी। बदलते जमाने के साथ बदलती हुई सोच, विचार और बर्ताव उनकी समझ से परे, पर चुप बैठे हुए जैसे वे कुछ मंथन कर रही थी। मम्मी पापा आपके ही संस्कारों की मर्यादा का असर है, जो मैं आपसे खुलकर इस मसले पर बात नहीं कर सकता। शादी की पवित्रता का पूरा ख्याल है मुझे, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्यों कुछ दिमाग में उपजा ही नहीं। सब कुछ पा लेने की तमन्ना इस कदर हावी हुई कि हिचकिचाते हुए राज कुछ कहता कहता अचानक चुप हो गया। बड़े बुजुर्ग इसी से कहते थे कि 22 साल का होते ही खूंटे से बांध देना चाहिए लड़के को, पर आजकल की पीढ़ी कुछ समझे तब ना। अब रमाशंकर को क्या जवाब दूंगा मैं? तेरी वजह से कितनी बेइज्जती करके गए वो मेरी। पंडित दीनानाथ बुदबुदाए। कह तो चुका हूँ कि मैं रागिनी से शादी करने को तैयार हूँ, समस्या फिर रही कहाँ जाती है? राज ने अपनी बात रखी। उससे शादी हरगिज नहीं हो सकती। एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाऊं जो शादी से पहले? अपने बेटे की बात नकारते हुए पंडित दीनानाथ शर्म के मारे बात पूरी न कर पाए। पापा, आप समझने की कोशिश करें, ये हम दोनों की जिंदगी का सवाल है। आजकल ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। राज ने समझाने की कोशिश की। लाज शर्म भी कोई चीज होती है बेटा। हमारे परिवार की भलाई इसी में है कि उस लड़की को एक बुरा सपना समझकर भूल जा। ले देकर बच्चा तो कोई भी डॉक्टर गिरा ही देगा, पंडित दीनानाथ ने कहा और अपनी जगह से खड़े होकर अंदर के कमरे में जाने लगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रागिनी प्यार है मेरा, और हमारे प्यार की पहली निशानी को संसार में लाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पंडित दीनानाथ की बात सुनकर राज की आंखें लाल हो गई। तो ठीक है, हम पूना का रास्ता भूल जाएंगे और तू अहमदाबाद का रास्ता भूल जाना। एक फैसला सुनाते हुए पंडित दीनानाथ ने राज की बात का जवाब दिया और अंदर चले गए। मम्मी, आपको समझाओ ना, मेरे इरादों में खोट होता तो ये बात आप सबको लोगों तक पहुंचने से पहले ही मैं रागिनी का अबॉर्शन करवा चुका होता। आपको भनक तक नहीं लगती। हम समय से चूक गए और ये बात आपको किसी और से सुनने को मिली, इसके लिए माफी चाहता हूँ, पर आप लोग इस तरह से नाराज न हो। राज ने कांता देवी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। कांता देवी ने एक नजर राज के चेहरे पर डाली और फिर उसकी बात का कोई जवाब दिए बिना ही वे पंडित दीनानाथ के पीछे अंदर चली गई। पंडित दीनानाथ अपने बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहे थे। कांता देवी उनके बगल में आकर लेट गई। खुली खिड़की से आती हुई ठंडी हवा उनके चेहरे को सहला रही थी। अब जो हो गया उसे स्वीकार कर लेने में ही हम सबकी भलाई नजर आ रही है मुझे।
बच्चा गिराने की बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगी। पाप तो नहीं चढ़ेगा ऐसा करने से? पाप पुण्य से ज्यादा चिंता मुझे इस समय अपनी और अपने परिवार की इज्जत की है। मैं इसके लिए कोई बांध छोड़ नहीं सकता। दान दक्षिणा देकर पाप से तो मुक्ति पा लूंगा, पर उस लड़की के चरित्र का क्या भरोसा जो शादी से पहले ही किसी पराये मर्द के साथ। पत्नी की बात सुनकर पंडित दीनानाथ ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, चरित्र क्या केवल लड़कियों का ही होता है? तुम्हारा अपना बेटा भी तो उतना ही कसूरवार है जितनी वह लड़की है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अपने बेटे ने भी तो मर्यादा तो भंग की ही है ना। कांता देवी की आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। खोट अपने खून में है, इसी से गम खाकर चुप हूं। अच्छा, तो फिर रमाकांत जवाब मांगेंगे, उसका क्या करोगे? कांता देवी ने फिर चिंता जताई। छोरी ने जरूर कुछ छिपाया होगा उनसे, नहीं तो वे अपनी छोरी की करतूत जानकर मेरी चौखट पर पैर न धरते। वो वैसे भी ये मर्दों का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। पंडित दीनानाथ ने इत्मीनान से कहा। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? अपने पति की बात सुनकर कांता देवी ने उनसे पूछा। आज तक तुम कहती ही तो आ रही हो और मैं सुनता आ रहा हूं, अब तेरी बात का बुरा मानकर इस उम्र में कहाँ जाऊंगा? अचानक से पंडित दीनानाथ ने कांता देवी को अपने चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अपनी सगाई होने के बाद तुमने भी एक मर्यादा मुझसे तोड़वाई थी, याद है? कांता देवी ने अचानक कुछ याद करते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पंडित दीनानाथ ने अपनी पत्नी की बात नकारते हुए कहा। रिवाज के मुताबिक उन दिनों सगाई होने के बाद शादी से पहले लड़की का ससुराल में आना गलत माना जाता था, पर तुमने बहुत जिद की थी मुझे सगाई के बाद पहली दिवाली पर घर आने की। हाँ, की थी जिद, पर तुम कहाँ मानी थी? तुमने अपनी ससुराल में तो शादी के बाद ही कदम रखा था ना। पत्नी की बात सुनकर पंडित दीनानाथ जैसे पुरानी यादों में खो गए। पर तुम आए थे ना मुझसे मिलने, 2 दिन रुके भी थे, और फिर लौटने से पहले वाली रात एकांत पाकर तुमने मेरे होठों को छुआ था, याद आया कुछ? अपने पहले चुंबन वाली घटना का जिक्र करते हुए कांता देवी के गालों पर एक बार फिर से गुलाबी चमक छा गई थी। सब कुछ साथ की बलिहारी थी, वह उम्र ही कुछ ऐसी थी। पंडित दीनानाथ बोले, अपने बच्चे भी उम्र के उसी दौर से गुजर रहे हैं। राज और रागिनी से अनजाने में जो कुछ भी हुआ वह भी समय की बलिहारी ही थी। हमारे समय में हमने भी बड़े बुजुर्गों की बनाई हुई मर्यादा से थोड़ी सी छूटछाट तो ली थी। आज जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, न तो आपका बेटा बच्चलन है और न ही रागिनी चरित्रहीन। अगर फिर भी आपका ऐसा मानना है तो उनसे पहले दोषी तो हम भी हैं ना। अपने सहजीवन की एक पुरानी याद ताजा करते हुए कांता देवी ने अपने बेटे की जिंदगी के गुलाबी पलों को धूमिल होने से बचाने की कोशिश की। अपनी पत्नी की बात सुनकर पंडित दीनानाथ चुप हो गए। थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वे बैठ गए। अब क्या सोच रहे हो? जाओ और आज को अपने लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दो। बेचारा शर्मिंदगी और चिंता से आधा हुआ जा रहा है। कांता देवी अपने पति के चेहरे पर उभरती फैसले की चमक महसूस करते हुए बोली। पत्नी की बात सुनकर पंडित दीनानाथ उठे और राज के पास चल दिए। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।